न्यू टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज द न्यू सेशन एंड आज इसको फिनिश कर देता हूँ। So, heating effect of electric current. In order to understand that, when electric current passes through high resistance wire, like a nichrome wire, the resistance wire becomes very hot. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेसिस्टेंस का वजह हमने बताया था कि जब करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ड्यूरिंग फ्लो इलेक्ट्रॉन गेट कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन विल गेट कोलाइड विद द वॉल्स एंड सो ऑन। और इसीलिए कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, एंड दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन appears as heat, and this is called heating effect of electric current. Once again, try to understand. When a moving electron, flowing electron in a conductor, it tried to stop or hindrances offer to the flow of electric charge or electron, then kinetic energy of electron get decreased, or there is a loss in kinetic energy of moving electron, and this loss in kinetic energy of moving electron appears as a heat, and this is called heating effect of electric current. सर पोटेंशियल या काइनेटिक? पोटेंशियल और काइनेटिक मतलब देखो, पोटेंशियल मैंने कहा कि जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तभी तो काइनेटिक प्रोड्यूस होता है। बात समझे? जैसे छत पर से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब छत पर वो स्टोन है तो उस समय उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हमने ड्रॉप किया तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक में इंक्रीज हो रहा है, अब बढ़ रहा। ठीक है जी सर। लेकिन रास्ते में कोई व्यक्ति अगर उस पत्थर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है तो उस पत्थर के काइनेटिक लॉस आएगा, और वो लॉस कहाँ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ इंजरीज इन हैंड। आप समझ गए कि नहीं? जी सर समझ गए। हाँ, तो यही फैक्ट है। यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आता है वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, लाइट इट इज। अब आप देखें, सो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कई इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हीटिंग इफेक्ट सभी को समझ में आ गया कि whenever resistance is offered to the flow of electron, opposition is offered to the flow of electron, then kinetic energy of electron decreases, or there is a loss in kinetic energy of electron, and this loss appears as heat energy and is called heating effect of electric current. और इसको सबसे पहले जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो थे वो 24 दिसंबर 1818 में पैदा हुए थे और 11 अक्टूबर 1889 में वो डिपार्चर कर गए। वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे एंड बॉर्न इन सेल्फोर्ड लैंकाशायर, वहां कोई जगह है। जूल स्टडी द नेचर ऑफ हीट, हीट के बारे में बहुत स्टडी किया था और इसलिए जूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थर्मोडायनेमिक्स में। इसीलिए जूल के लॉ के बाद ही सबसे पहले हीट इंजन का आविष्कार हुआ और तब बना था शिप। उस समय टाइटैनिक वगैरह जो भी हम तुम लोग जानते हैं, उस समय शिप का निर्माण यही पर चला था। ये जूल्स लॉ का यूज करते हैं। अब आगे देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। जूल्स ने क्या किया था? मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को कोरिलेट किया था। बाद में वही जूल्स का लॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं ये यूज हुआ है। सो दिस लेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, and this led to the development of the first law of thermodynamics, क्योंकि जूल्स ने ही पहले साबित किया था कि heat energy can be transformed into mechanical energy, and बाद में ये हुआ कि hence mechanical energy can also be transformed into heat energy। जैसे हम हाथ को रब कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, और देखो हाथ गर्म हो गया तो हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी तरह से तो बाद में कंक्लूजन निकला कि अगर इलेक्ट्रिक
electrical energy as a form of energy, so it can also be converted into heat. So how can it be converted into heat? इस पर जूल्स ने डिस्कस किया था. तो जरा इसको समझें. SI derived unit of energy जो है थर्मोडायनेमिक्स में है. The joule is the name of James Joule, जेम्स प्रिस्कॉट जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल रखा गया था इन्हीं के नाम पर. एंड ही वर्कड विथ लॉर्ड केल्विन. जूल्स ने लॉर्ड केल्विन के साथ भी वर्क किया था, जो केल्विन ने हीट और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्केल दिया था, जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं. अब जरा देखें, जूल ऑल्सो मेड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैग्नेटो एस्ट्रिक्टॉन, इस पर काम किया था. क्योंकि जूल्स के बारे में थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम आपको दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एंड ही फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर पहुंचे, जूल्स ने ये भी एक रिलेशनशिप पर काम किया था. एंड हीट डेसिपेटेड, व्हिच इज नाउ कॉल्ड जूल्स लॉ और जूल्स फर्स्ट लॉ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जूल्स लॉ कहता क्या है, ये समझे. सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट I is flowing through a resistor having resistance equal to R, and the potential difference through the resistor is equal to V. अगर ऐसा है तो क्या होगा? The charge flowing through the circuit for the time t will be given as. अगर करंट हमें मालूम है, टाइम मालूम है, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? आप जानते हो कि I इक्वल टू होता है Q by T, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT. तो चार्ज निकल आएगा. करंट हमें मालूम है, चार्ज मालूम है, टाइम मालूम है, तो चार्ज निकल आएगा. ये भी चलो काम हो गया. तो आप पहला इक्वेशन को आप ये कर लेते हैं, Q इक्वल टू IT. अब सवाल है कि वर्क और पोटेंशियल में हमें रिलेशन एक्वायर करना है. तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट. So mathematically, electric potential is given as V equal to W upon Q. तो W upon Q हो गया V, तो W equal to क्या हो जाएगा? V into Q. तो वर्क निकल गया. जैसे Q equal to IT हो गया, तो W equal to Q into V हो गया. यानी चार्ज मालूम है और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो वर्क निकल आएगा. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इट इज मूव्ड, दिस इज जस्ट इक्वल टू वर्क. यानी अब तक हम पढ़ रहे थे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब हमें आ रहा है वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग है ऑफ मैकेनिकल वर्क. इसलिए ध्यान देना है कि देखो यहाँ ये मिस्टेक, फिर यहाँ ये W होगा. W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इनटू Q. यहाँ पर V इक्वल टू V इंटू Q लिखा है, इसको जरा ध्यान से करेक्ट कर लेना. ओके, एवरीथिंग इज ओके, इसको करेक्ट कर लेना है. W इक्वल टू V अपॉन Q है. यहाँ लिखा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये सब सही है, उसको आप करेक्ट कर लोगे जब नोट्स बना रहे होगे तो. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो, सिंस दिस चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर टाइम T, इसीलिए आप Q की जगह पर क्या रख सकते हो? आप Q की जगह पर आप रख सकते हो IT. इसलिए W इक्वल टू VQ इक्वल टू VIT, क्योंकि Q के बदले में हमने IT रख दिया, वेयर I इज करंट. तो W इक्वल टू VIT. सो पावर, अब पावर की बात करते हैं. पावर क्या होता है? जबकि क्लास 9 में आप पढ़े थे अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो हमें यहाँ W वर्क डन आया है, W इक्वल टू VIT, यानी वर्क डन इन टाइम T. तो हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम? सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम T, वी गेट W अपॉन T इक्वल टू V into I. और दिस VI इज नथिंग बट व्हाट? पावर. अब आप जरा ध्यान दीजिए. Therefore, the power input to the circuit given by the power source, that is VQ upon T, जहां पर Q upon T इक्वल टू क्या कहलाएगा? I. इसलिए VI हो गया पावर. P इक्वल टू V इंटू Q बाई T, वर्क डन पर यूनिट टाइम. V इंटू Q हो गया हो वर्क डन, और डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो गया?
वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ अभी जस्ट आप निकाला W इक्वल टू V इंटू हेलो एंड पावर इक्वल टू W अपॉन T, इसलिए V इंटू Q डिवाइडेड बाय T एंड Q डिवाइडेड बाय T इक्वल टू I, सो वी कैन से दैट P इक्वल टू VI। सभी अपने मोबाइल को म्यूट कर लो। अब आगे देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई T, इसलिए यहाँ पर यही एक्सप्रेशन हमने अभी निकाल के लाया है। तो thus by substituting value of Q by T equal to I in equation 1, we get P equal to VI, where P is power and V is potential difference and I is current. So product of potential difference and current is just equal to power. जबकि आप पढ़े हैं क्लास 9 में पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये तो पढ़ाए थे। तो यहाँ पर उसका एनालॉग हो गया, V takes the place of force and I takes the place of velocity, so this is equal to power। जबकि दूसरा क्या था, W upon T, पावर इक्वल टू W upon T, और ये आपका हो गया वर्क डन इक्वल टू W V into Q, तो उसमें भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपका दूसरा तरीका था, पावर जब हमें समझ में आ गया, तो सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड फॉर द टाइम t, सो अगर 1 सेकेंड में पावर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इतना VI, तो t सेकेंड में कितना होगा VIT। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, क्योंकि पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम गिव्स यू एनर्जी, तो पावर हमें निकला था VI, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टाइम t, वी गेट P into T equal to VI into T, so equal to VIT, then it becomes energy। Thus for a steady current, अगर I को constant कर दिया जाए, then heat produced in time t is just equal to VIT, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, heat is equal to VIT, heat produced equal to VIT। So according to Ohm's law, we know that V equal to IR होता है, तो V के जगह पर IR रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा IR into IT इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। आप समझ में आ गई बात। Therefore for the by substituting V equal to IR in equation 4, we get कितना, and heat produced equal to IR into IT equal to I square RT। ये हो गया हीट का एक्सप्रेशन। आप समझ गए हो कि नहीं। तो हीट का कई फॉर्मूला हमने निकला, हीट इक्वल टू VIT हुआ एक फॉर्मूला, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT हुआ दो फॉर्मूला, और हीट इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमें निकालना है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये भी एक फॉर्मूला होगा। कैसे, आप चाहो तो I को एलिमिनेट कर दो, और I को एलिमिनेट कैसे करोगे, I इक्वल टू क्या लिख दोगे V अपॉन R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो I की जगह पर V अपॉन R रखते हो तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, तो RR कैंसिल हो गया एक, तो क्या मिला V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हीट का। आगे देखो, अब हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये जूल्स लॉ चल रहा है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ जूल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जूल्स heat produced in a wire is directly proportional to the square of current flowing through the wire, provided resistance of the wire is kept constant। आप समझ गए कि नहीं। अब दूसरा क्या है, and time is also kept constant। दूसरा क्या है, अब है resistance of the wire, it is also directly proportional to resistance of the wire provided current flowing through the wire is constant। और थर्ड क्या है, it is directly proportional to time t provided current and resistance of the conductor is constant। ये तीन लॉ हुआ जो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब है, ये भी समझ में आ गया, यही तीनों का ध्यान रखेंगे, और इसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक या हीटिंग डिवाइस बना है।
अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे डेली लाइफ में आज के डेट में भी हीटर चल रहा है, वाटर हीटर चल रहा है, गीजर चल रहा है, ये सब हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। और आज से पहले सीएफएल से पहले जो बल्ब जलाते थे वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड था। क्यों? क्योंकि बल्ब के फिलामेंट हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता था करंट को, जिसके वजह से करंट के सारे इलेक्ट्रॉन की सारे काइनेटिक एनर्जी हीट और लाइट में बदल जाता था और इसलिए वो बल्ब जलता था। आज की डेट में जो सीएफएल यूज कर रहे हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं है, केवल वो लाइट में ही बदलता है, हीट में नहीं बदलता, इसलिए बहुत सी एनर्जी की बचत। अब आगे देखो, there are many practical usage of heating effect of current. Some of the most common uses are as follows. जैसे an incandescent light bulb. Incandescent light bulb जो कि पुराने जमाने में जो बल्ब जलाते थे आज से पहले, आज भी मिलता है 20-25 रुपये में फिलामेंट वाला बल्ब, उसको इनकैंडिसेंट कहते हैं। So incandescent light bulb glows when filament is heated by heating effect of current. फिलामेंट का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। So hot that it glows white with thermal radiation and also called black body radiation. इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं उस बल्ब के फिलामेंट को। इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब उसको कहा जाता है, और ट्यूब लाइट को और इसको कहते हैं कैंडिसेंट। ये इनकैंडिसेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव्स जिस पर हम खाना बनाते हैं, हीटर, एंड अदर इलेक्ट्रिक हीटर यूजुअली वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे देखो, सोल्जरिंग। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जो आपके रेडियो ट्रांजिस्टर की सर्किट को वायर से कनेक्ट करता है, तो सोल्डरिंग करता है। तो सोल्जरिंग आयरन एंड कार्ट्रिज हीटर्स आर वेरी ऑफन हीटेड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो घर में सेफ्टी फ्यूज के रूप में यूज करते हैं, all rely on the fact that if enough current flows through the circuit, then enough heat will be generated that melt the fuse wire and circuit will broken and remains safe. अब आके देखें, electronic cigarettes usually works by heating effect of current, जैसे vaporizing, propylene and glycol and vegetable glycerin, ये सब को हम हीट करके वो इवोपरेट कर देते हैं। फिर है थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर एंड रेसिस्टेंस एंड थर्मोमीटर्स आर रेसिस्टर्स whose resistance changes when the temperature changes. ये जो थर्मिस्टर हुआ एक प्रकार का थर्मामीटर हुआ, लेकिन ये थर्मिस्टर किस पर काम करता है? रेसिस्टेंस थर्मामीटर किस पर काम करता है? रेसिस्टेंस थर्मामीटर रेसिस्टेंस के साथ वेरिएशन होने से ये टेम्परेचर का रीडिंग देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, तो रेसिस्टेंस भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए उस आधार पर हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर साइंटिस्ट यूज करते हैं, and these are the sometimes used in conjunction with heating effect of current, also temperature changes, and this heating effect of current also called self heating in this context. अब आगे देखें कि if a large current is running through the non-linear resistor, non-linear resistor का मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच लीनियरिटी अब रहने गया। जब तक ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तब तक लीनियर है, नहीं कर रहा है तो नॉन लीनियर हो जाता है। तो द रेसिस्टर्स टेम्परेचर राइजेस, देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस चेंज, एंड देयरफॉर द कंपोनेंट कैन बी यूज्ड इन सर्किट प्रोटेक्शन बोर्ड सिमिलर टू फ्यूज। इसलिए नॉन लीनियर रेसिस्टर्स फ्यूज की तरह यूज किया जा सकता है। और फीडबैक अबाउट द सर्किट, बड़े बड़े पावर ग्रिड सर्किट में इसका यूज किया जाता है टू सेव द सर्किट। मेनी अदर पर्पसेस इसका यूज है हीटिंग इफेक्ट का। इन जनरल सेल्फ हीटिंग कैन टर्न
a resistor into non-linear and hysteretic circuit elements and can be used for safety purpose for industrial circuit. अब तक हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट पर। हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि किन किन बातों पर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड करता है। वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर को चेंज कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड विल चेंज, और इन तीनों को चेंज कर रहे हैं तो भी चेंज करेगा। तो अब तक हमने पढ़ा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट और इन ए कंडक्टर और ए वायर carrying current I and resistance of conductor R for the time t, then heat produced is given as I square RT, a rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit. And this is also termed as electric power. इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर T से इसको डिवाइड कर देते हैं हीट एनर्जी को, तो ये पावर बन जाता है H/T = I square R। और प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एनर्जी इक्वल टू VIT, इसलिए W इक्वल टू VIT, इसलिए W/T इक्वल टू VI और W/T को हम P कहेंगे। सो P इक्वल टू VI एंड P इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो I स्क्वायर R, ये भी पावर हो गया। देखो यहाँ स्क्वायर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पावर थोड़ा सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, तो इसके वजह से इसको आप ये I स्क्वायर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि I2R, ये गलत हो। I स्क्वायर R, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि टाइम को इधर ले आइए तो बचेगा H/T = I स्क्वायर R, तो पावर हो गया। और दूसरा I स्क्वायर के बदले में V/R रख देते हैं I की जगह पर, तो V²/R हो जाएगा, तो ये भी पावर हो गया। तो पावर का 3 फॉर्मूला हमें याद है। फर्स्ट P = VI, इसका यूज कब करेंगे? जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो और करंट मालूम हो, तो पावर को कैलकुलेट हम आराम से कर सकते हैं। और इस तीनों में से कोई दो पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, I नहीं मालूम है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका कब यूज करेंगे? इसका यूज हम करेंगे कि जब पावर निकालना हो, करंट मालूम हो, रेजिस्टेंस मालूम हो और कुछ नहीं मालूम हो, तो उसको फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर। और जब पावर निकालना हो और हमें वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, तो ऐसी स्थिति में V²/R। अब SI यूनिट ऑफ पावर हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वाट, देखो शोर हो रहा है। SI यूनिट ऑफ सर रहने दे, आज ये देख लेते हैं। आज तो लास्ट ही है, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। समझ गया कि ये लास्ट पेज है? समझ गया? इसको खत्म करने दो, क्योंकि इसको अपलोड करना है YouTube पर ना, समझ रहे हैं? इसको जस्ट इंड करने दो, उसके बाद ये करना है। फिर देखो SI unit of electric power is watt and it is the power consumed by device that carries a current of 1 ampere and when operated at a 1 voltage of potential difference. So 1 watt of power is given as 1 volt into 1 ampere current equal to 1 volt ampere. This is equal to 1 watt. लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे कि 1 watt equal to 1 joule work done in 1 second, तो उसको 1 watt कहेंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? If current flow through a circuit, 1 ampere of current flow through a circuit for 1 volt of potential difference, then it produces a power of 1 watt. The unit watt is very small. याद रखना, watt is very small. Therefore, and in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. Kilo means 10 to the power 3. इसलिए उसको kilowatt. And it is equal to 1000 watt. 1 kilowatt equal to 1000 watt. And electrical energy is product of power and time. Power मालूम है, time मालूम है, तो electrical energy भी आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए the unit of electrical energy is therefore expressed as watt hour.
और किलो वाट आवर हम कह सकते हैं, इसको कमर्शियल यूनिट कहते हैं. सो 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. This is called watt hour or 1 watt hour. And commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. Nothing but that is जब 1000 वाट का अप्लायंसेस जब 1 घंटे के लिए यूज होता है तो उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर. दैट इज 1 kilowatt hour is the electrical energy when 1 kilowatt of power is used for 1 hour. And this is expressed as 1 kilowatt hour, kWh. And 1 kWh is equal to kV is 1000. And so 1000 watt into 1 hour equal to 3600 seconds. So altogether you see here 3.6 into 10 to the power 6 watt second, or watt second equal to joule. Watt into second equal to joule. So 3.6 into 10 to the power 6 joule. 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. This is 1 kilowatt hour. This is commercial unit of energy. That's all for today. और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई सर बोले क्या सर, रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस पर प्रोपोर्शनल है ना? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस पर प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है. रेसिस्टेंस मतलब इक्वल है. तो रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस. हाँ बोलो. तो हीटिंग इफेक्ट जो है, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का, वो रेसिस्टिविटी पर भी मतलब पहली बात है कि जब एक बार समझो, हीटिंग इफेक्ट रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो आप जान चुके हो. हेलो. जी सर, जी सर. हाँ, रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो जान चुके हो. और ये sir. पहले से जान रहे हो कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है. तो जब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है वो रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा. आप समझ गया कि नहीं? इसलिए रेसिस्टिविटी चेंज होने से हीटिंग इफेक्ट भी चेंज होगा. इसीलिए ना कि दो कंडक्टर सेम लेंथ सेम फिजिकल. ओके, तो आज के लिए क्लास. हाँ बोलो सर. एक जो मतलब से है 3 लीड एलॉय है, तो उसका सर रेसिस्टिविटी ज्यादा है. हाँ 3 लीड एलॉय कहते हैं सर. सेमीकंडक्टर उसका सर रेसिस्टिविटी ज्यादा है, लेकिन सर मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. सेमीकंडक्टर नहीं कहो, एलॉय कहो. एलॉय. और बोलो. हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या कहना चाहोगे? तो ये तो कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि मटेरियल वेरी कर रहा है ना जी. डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, इसीलिए ऐसा होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका अलग अलग होगा ना. और यहाँ पर एक हाई रेसिस्टिविटी है, लेकिन उसका सर टेम्परेचर कम है. इसका मतलब टेम्परेचर कम है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो कम टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट कर जाएगा. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है. ठीक है. और कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है. अब